जादुई पतीला। दयालपुर नामक गांव में लाल नाम का गरीब किसान रहता था। उस किसान के पास छोटा सा खेत था। उसी खेत में खेती करके जो भी अनाज होता उसी से बाबूलाल खुश था। उसकी बीबी निर्मला घर में एक गाय की देखभाल में लगी रहती और उसके दूध से भी कुछ खर्चे निकल जाया करते थे। कई बार खेत में फसल अच्छी नहीं होती थी। बाबूलाल, आज खेत में जाना जरूरी है, खेत भी सूखता जा रहा, कुछ समझ नहीं आता। निर्मला निर्मला खेत में दिन रात मेहनत करते हो लेकिन फिर भी फसल अच्छी नहीं होती। भगवान ना जाने कब तक हमारी परीक्षा लेंगे। बाबूलाल, शुक्र है हमारे पास यह गाय है, नहीं तो हमारे घर में कुछ भी खाने को नहीं होता। निर्मला, देखो जी, हम इस गाय के दूध से व्यापार को बढ़ा लेते हैं, जिससे कुछ तो पैसे आएंगे घर चलाने को। बाबूलाल, बोल तो तुम सही रही हो, लेकिन खेत को भी तो नहीं छोड़ सकते। कभी न कभी तो बारिश होगी जिससे खेतों में नमी आ जाएगी और फसल अच्छी होगी। निर्मला, क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। मैं इस गरीबी से तंग आ गई हूँ। माँ जी की दवाइयों का खर्च भी बड़ी मुश्किल से निकल पाता है। बाबूलाल, तुम चिंता मत करो निर्मला, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। खेत में कुछ काम बाकी है, मैं उसे निपटा कर आता हूँ। तुम माँ और बच्चों का ध्यान रखना। अच्छा। निर्मला, ठीक है जी। बाबूलाल घर से निकलकर सीधे खेतों की तरफ जा रहा था। उसे रास्ते में एक महान पंडित मिले। वह बाबूलाल को देखते ही गाने लगे। आज शुभ दिन आया है, तेरे समय ने तुझे बुलाया है, जिस घड़ी का तुझे इंतजार था वह तेरे निकट चला आया है। बाबूलाल को थोड़ा अजीब लगा। बाबूलाल, यह क्या बोल रहे हैं पंडित जी? बाबूलाल मन में, मगर गांव में सब लोग जानते हैं कि ये महान पंडित हैं, इनका कहा कभी खाली नहीं जाता। बाबूलाल, प्रणाम पंडित जी, आज कहाँ चल दिए और क्या बोलते जा रहे हैं? वैसे तो रोज चुपचाप चले जाते हैं, आज गाना गा रहे हैं। पंडित बाबूलाल को ही घूरे जा रहे थे और वही गीत गाए जा रहे थे। आज शुभ दिन आया है, तेरे समय ने तुझे बुलाया है, जिस घड़ी का तुझे इंतजार था वह तेरे निकट चला आया है। बाबूलाल, अच्छा पंडित जी, अब मैं चलता हूँ, खेतों में बहुत काम है, बुआई नहीं की तो फसल अच्छी नहीं होगा। उसके बाद बाबूलाल खेतों में पहुंच गया और खेत खोदने लगा। आधा खेत खोद दिया। पूरा खेत खोदते हुए उसका फावड़ा किसी कठोर चीज से टकरा गया। बाबूलाल, यह क्या चीज है जिसमें यह आवाज आई है? पूरा खोद कर देखना पड़ेगा। बाबूलाल तेजी से खोदने लगा और वहां खोदने के बाद उसे एक पतीला मिला। बाबूलाल, यह क्या? पतीले को भी कोई जमीन में गाड़ता है? कल तक तो यहाँ कुछ नहीं था। खैर छोड़ो, अब मेरे खेत में मिला है तो मेरा है, चलो घर ले चलता हूँ इसे। बाबूलाल पूरा खेत जोत कर पतीला लेकर घर चल दिया और अपनी पत्नी से बोला, बाबूलाल, देखो क्या मिला है मुझे खेत में आज, लगता है कोई कल रात को ही गाड़ कर गया था। निर्मला, बताओ तो, यह भी खेतों में कोई गाड़ता है? चलो अच्छा, किसी काम तो आएगा। कितना अच्छा होता कि कहानियों की तरह सोने से भरा हुआ घड़ा मिलता आपको। हा हा हा। बाबूलाल, अच्छा, अब सपनों को छोड़कर इस पतीले को साफ कर लेना, दूध निकालने के ही काम आ जाएगा। तुम्हें अब कोई दूसरा बर्तन नहीं खरीदना पड़ेगा। निर्मला, ठीक है, सफाई बाद में, अभी माँ जी को खाना देना है। बाबूलाल ने पतीले को नीचे रखा और अपने घर के कामों में लग गया। रोज के सारे काम सामान्य तरीके से चल रहे थे। सब सो गए। अगले दिन उठे और अपने कामों में लग गए। निर्मला दूध निकालने के लिए गाय के पास गई। बाबूलाल, सुनो निर्मला, दूध के लिए जो पतीला था तुम दूध उसी में रखो, बहुत बड़ा पतीला है वो। निर्मला, अंदर रखा है वो, तनिक लेकर आइए तो। बाबूलाल ने पतीला लाकर निर्मला को दिया और निर्मला ने सारा दूध निकालकर उस पतीली में डाला। जैसे ही निर्मला पतीले को उठाने लगी, गाय ने उससे तेजी से लात मार दी और निर्मला वहीं गिर पड़ी। निर्मला चिल्लाते हुए, हाय, ये क्या हो गया? कोई है? पप्पू के पापा कहाँ गए? बाबूलाल दौड़ता हुआ आया और निर्मला से पूछने लगा, बाबूलाल, क्या हुआ? तुम्हें चोट कैसे लगी? तुम कैसे गिरी? निर्मला, देखो ना, आज इस गाय ने मुझे लात मार दी। मैंने पहले ही कहा था तुमसे, तुम निकाला करो दूध, या मुझे पसंद नहीं करती। बाबूलाल, ठीक है, आराम से उठना। बाबूलाल ने निर्मला को उठाया और आराम से खटिया पर बैठा दिया। इसके बाद बाबूलाल ने पतीले को उठाकर एक तरफ रख दिया। निर्मला, अरे सुनो, दूध के पतीलों को सही जगह पर रख दो, नहीं तो मेरी सारी मेहनत बेकार जाएगी। बाबूलाल ने सुना नहीं और गाय के पास काम करने लगा। वह गाना गाकर गाय को सुनाने लगा, क्योंकि उसकी गाय
उसका गाना बहुत अच्छे से सुनती थी। बाबूलाल गाना गाते हुए, दयालपुर का वासी हूँ, बाबूलाल है नाम, सीधी सादी भोली मारी, सीधा सा है काम, दयालपुर का वासी हूँ, बाबूलाल मेरा नाम। निर्मला, ये तुम्हारा गाना सुनकर ही बिगड़ी है। मुझे तो यह बिल्कुल पसंद ही नहीं करती। बाबूलाल कुछ सुन ही नहीं रहा था। तभी पतीले को बच्चे ने खेलते हुए गिरा दिया और सारा दूध गिरने लगा। निर्मला, अरे देखो तो बच्चे ने क्या कर दिया, देखो जरा, तुम तो रुको, तुम दोनों को अभी बताती हूँ मैं। बाबूलाल, अरे क्या किया तुम दोनों ने, या दूध का पतीला गिरा दिया, रुको बताता हूँ तुमको, तुम्हारा तो रोज का हो गया है। निर्मला, अरे उसे छोड़ो, या देखो क्या हो रहा है। दोनों पतीले की तरफ ध्यान से देखने लगे। उसमें से दूध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पूरे घर, आंगन में और गाय के नीचे तक बस दूध ही दूध फैलता जा रहा था। निर्मला, सुनो जी, यह क्या हो रहा है, इतना दूध कहाँ से आ गया। बाबूलाल, मैं भी यही देख रहा हूँ। यह सब क्या अजीब सा देखने को मिल रहा है, यह किसी जादू से कम नहीं है। निर्मला, बाबूलाल ने पूरा हाथ उस पतीले के अंदर डालकर देखा, लेकिन अंदर ऐसा कुछ नहीं था जिससे कि दूध के आने का पता चल सके। बाबूलाल, अंदर तो ऐसा कुछ नहीं है, फिर यह दूध कहाँ से आ रहा है। निर्मला खुशी से फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि यह कोई मामूली पतीला नहीं, जादुई है। निर्मला, सुनो, हम तो अमीर हो गए आज। अरे पागल हो गई हो क्या, पहले जो दिख रहा है उसको संभालने दो, फिर अपनी बात बताना। बाबूलाल ने धीरे धीरे घर के सारे बर्तन भर दिए, मगर फिर भी दूध खत्म ही नहीं हुआ। फिर उसने गुस्से से पतीले को उल्टा पटक दिया तो दूध का बहना बंद हो गया। तब उसे जाकर राहत की सांस ली। बाबूलाल, निर्मला, यह तो सच में जादुई पतीला है, देखो सारे बर्तन भर गए, अब इतने सारे दूध का हम क्या करेंगे। निर्मला, क्या करेंगे मतलब, हम इसे पूरे गांव में बेचेंगे और गांव के बाहर भी। बाबूलाल, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, इतना दूध अचानक से हम कहाँ बेच पाएंगे। निर्मला, अरे अब हम माला माल हो जाएंगे, दूध के सारे सामान बनाएंगे, दही, पनीर, खोया, सब कुछ। अब हर घर में हमारे दूध से बने ही सामान होंगे। बाबूलाल और निर्मला की सूझबूझ से यही हुआ। दोनों उस पतीले के दूध से दही, मक्खन, घी और खोया जैसे सामान तैयार करने लगे और नगर नगर जाकर बेचना शुरू कर दिया। एक दिन निर्मला, अगर दोनों जाएंगे तो सामान बनाना मुश्किल हो जाएगा, हमें अपने साथ किसी को जोड़ना ही पड़ेगा। बाबूलाल, ठीक है, मगर भरोसेमंद आदमी का मिलना जरूरी है। निर्मला, मैं किसी को बुलाती हूँ, मगर बहुत सावधान रहना पड़ेगा, किसी उसके सामने पतीले का राज न खुल जाए। इसके बाद गांव के कुछ लोगों को भी उसने अपने साथ रख लिया और अपना व्यापार बढ़ा लिया। देखते ही देखते उनके पास अपना खुद का घर और नौकर चाकर भी हो गए। वहीं दूसरी तरफ बाबूलाल का बड़ा भाई भी रहता था, जो पहले से ही अमीर था। अपने भाई को बढ़ता हुआ देख उसे जलन होने लगी। रामलाल, देखो ना, कहाँ इनको रोटी तक नहीं मिलती थी, आज यह मेरे ऊपर उठ रहा है। चेतन, सही कहा जीजा जी, गरीब भिखारी लगता था, लेकिन अब तो ठाट बाट देखो, आपके सामने है सब कुछ। रामलाल, पता करो फिर, इस बात का इंतजार है, आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। चेतन, आप चिंता मत कीजिए, मैं इसका पता लगा लूंगा, आखिर माजरा क्या है। रामलाल, लगाना ही पड़ेगा, तुमको फोकट का नहीं पालता हूँ, तुम मेरी बीवी के भाई ना होते तो रास्ते में कोई भिखारी ही होते। चेतन ऐसा सुनकर घर के बाहर आ गया और अपने दोस्तों से के साथ बात करने लगा। चेतन, यार, यह जीजा भी ना, जब देखो तब कुछ ना कुछ बोलता रहता है, पहले तो इसका कुछ करना पड़ेगा। चेतन का दोस्त, देखो, एक काम करते हैं, तेरे जीजे को ही गायब करवा देते हैं। चेतन, नहीं यार, दीदी को पता चला तो हर एक पेड़ पर बंदर बनाकर घूमने को बोलेगी। चेतन का दोस्त, तो एक काम करते हैं यार, प्रधान जी का कुत्ता छोड़ देते हैं, सुना है बहुत भागता है वो, थककर कुछ दिन अपने आप बिस्तर पकड़ लेगा। नहीं यार, वो भी ठीक नहीं है, अगर गलती से काट लिया तो रोज रोज उठाते बैठाते मुझे काटेंगे जीजा जी कुत्ता बनकर, यह भी सही नहीं है। चेतन, अभी तो जीजा जी ने बाबूलाल के घर क्या चल रहा है उसका पता लगाने को कहा है, लेकिन कैसे। चेतन का दोस्त, अरे मैं बताता हूँ, गांव में दो चोर आए हैं, दोनों चोरी करने में खूब माहिर, उनको बाबूलाल के घर भेज देते हैं कि पता करो माजरा क्या है और लगे हाथ चोरी भी करा लो। चेतन, हाँ यह सही है, तुम उनको बाबूलाल के घर भेजो और सब कुछ समझा देना कि चोरी का माल सरदार रामलाल के घर चाहिए। चेतन का दोस्त, हाँ ठीक है। दोनों चोर छिपते हुए बाबूलाल के घर जा पहुंचे और खिड़की से झांक कर देखते हैं। उस समय बाबूलाल और निर्मला पतीले से दूध बढ़ा रहे थे। यह सब देख
देखते ही चोर बोला। पहला चोर, उड़ी बाबा, यह देखो कोई जादू चल रहा है, यह दूध कहाँ से आ रहा है? दूसरा चोर, अरे मूर्ख, यही है जादुई पतीला, इसी की वजह से बाबूलाल सेठ बना गईला है, इसी पे अपन को हाथ साफ करना है आज। दोनों रात में बाबूलाल के घर गए और दीवार से कूदकर अंदर आए। पहला चोर, उड़ी बाबा तुम इंतजार करो, जब यह इस कमरे से बाहर जाएगा तब अपना हाथ साफ करेंगे। दूसरा चोर, हाँ ठीक है बीड़ू। दोनों चोर कुछ देर इंतजार करने लगे। इसके बाद बाबूलाल और निर्मला वहां से बाहर निकले। पहला चोर, उड़ी बाबा, यही समय है, उठा ले पतीले को और सरदार के घर चलते हैं, खुश होकर सरदार इनाम देगा। दूसरा चोर, मैं तो कहता हूँ इस पतीले को लेकर कल्टी मार लेते हैं भाई, मालामाल हो जाएंगे। हाँ। पहला चोर, उड़ी बाबा, सरदार की मार भूल गया क्या? नहीं नहीं, मैं तो जाकर उसी को पतीला दूंगा। हाँ। दोनों उस पतीले को लेकर वहां से चलने लगे और सीधे जाकर सरदार के घर पहुंचे। सरदार और चेतन दोनों उन्हें देखते रहे और सोचने लगे। सरदार, वाह साले साहब, कमाल कर दिया, तो इस पतीले की वजह से बाबूलाल सेठ बन गया, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है? कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? चेतन, अरे जीजा जी, डालो कुछ भी इसमें, वह बहुत सारा हो जाएगा। सरदार, जो भी डालूं? मैं अपनी चिलम डाल दूं क्या इसमें? चेतन, अरे नहीं जीजा जी, इतनी चिलमों का क्या करोगे तुम? कुछ ऐसा डालो जिससे बहुत सारा धन मिले। दोनों ने काफी देर तक यही सोचा। सरदार, ऐसा क्या है जिसे डालकर वह 4 गुनी हो जाए? कोई कीमती चीज डाल दी और वह वापस नहीं आई तो? भाई साहब, मैं ऐसा जोखिम नहीं लेता हूँ। फिर उसमें से दूसरे वाले चोर को कुछ विचार आया। दूसरा चोर, अरे बीड़ू, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं इसमें अपनी चुराई हुई अंगूठी ही डाल कर देखता हूँ। पहला चोर, उड़ी बाबा रुको, तो ऐसा नहीं कर सकते, हमको कुछ पता नहीं इसके बारे में, कुछ गड़बड़ नहीं करना है, कुछ नहीं समझा तुम? मगर दूसरे चोर ने बोलते बोलते अपनी अंगूठी पतीले में डाल दी। पहला चोर, कभी मेरी बात नहीं सुनते हो, हमेशा गड़बड़ करते हो, अरे कभी तो सुन लिया करो। दूसरा चोर, अरे तुम चिल्लाना छोड़ो, यह देखो पतीले में क्या हो रहा है। सरदार, यह क्या, इतनी सारी अंगूठियां कहाँ से आ रही हैं? पहला चोर, उड़ी बाबा, यह क्या हो गया, इतनी सारी अंगूठी? सब लोग उस पतीले का जादू देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उस पतीले का जादू एक बार चलने पर बंद ही नहीं होता था। दूसरा चोर घबराते हुए बोला, यार सच बताऊं तो यह सोने की अंगूठी नहीं है, मुझे कहीं रास्ते पर पड़ी मिली थी, मैंने तो बस ऐसे ही डाल दिया। सरदार, अरे मैं इस कमरे में फंस गया हूँ, इन अंगूठियों को बंद करो, मुझे बचाओ, इस पतीले के जादू को रोको, बचाओ। देखते ही देखते अंगूठी पूरे घर में भर गई। दोनों चोर और सरदार अंगूठियों के नीचे दब गए और निकल नहीं पाए। मगर चेतन यह जादू देखते ही घर से निकल गया था। अपने लालच के चलते ही इनके साथ ऐसा हुआ। इस पतीले ने उनको अच्छा सबक सिखा दिया। तो बच्चों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, थैंक यू।